हेलो स्टूडेंट, अब आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज हम वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो प्राणी समाज था, तो प्राणी समाज का जो अध्ययन किया जाता है तो वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। और वर्गीकरण का पिता किसको कहा गया था, हमने पिछले पढ़ा था। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि वर्गीकरण का पिता किसको बोलते हैं, कैरोलस लिनियस को कहा था। ठीक है, अब कैरोलस लिनियस का जो बुक था या जो उनका जो पुस्तक प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरली था। क्या नाम था उसका, सिस्टेमा नेचुरली था। ठीक है, तो सिस्टेमा नेचुरली उन्होंने क्या किया था, संपूर्ण जानकारी को एक साथ क्या किया था, उन्होंने इंक्लूड्स कर दिया उन्होंने। ठीक है, और जिसमें क्या है, उन्होंने प्राणी समाज को क्या किया, उन्होंने उसको क्या है, उन्होंने इसको बांट दिया था। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि जो प्राणी होते हैं, देखा जब जैविक, यदि हम क्या इनका वर्गीकरण करें तो इनमें क्या होता है, जिसे जैविक वर्गीकरण, जिसे वर्गीकरण के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और जीवों की उनकी समानताओं, अंतरों एवं विकासवादी संबंधों के आधार पर क्या होता है, व्यवस्थित ढंग से क्या कहते हैं, उनको व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात है जो अरस्तु नामक वैज्ञानिक थे, तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं, इन्हें जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और साथ साथ इन्हें जंतु विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक क्या कहता है, इन्होंने पुस्तक का प्रकाशन किया था। इन्होंने अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हिस्टोरिया एनिमेलिया नामक बुक का क्या किया था, उन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या है, इन्हें प्राणी जगत एवं साथ साथ जंतु जगत का इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें पिता कहा जाता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे अनेमा कोशिका क्या है, ऐसे प्राणी जिनकी क्या होती है, लाल कोशिकाओं क्या होती है, इनमें कमी होते हैं। ठीक है, अर्थात अनेमा कोशिका क्या है, ऐसे प्राणी जिनका रक्त लाल नहीं होता है, ऐसे प्राणी जिनका रक्त लाल नहीं होता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अनेमा कहा जाता है। और अनेमा मतलब ऐसे प्राणी जिनका रक्त लाल होता है। तो जिनके प्राणी का ऐसे प्राणी जिनका रक्त लाल होता है उन्हें इनेमा कहा जाता है। जिनके प्राणी का रक्त लाल नहीं होता उन्हें अनेमा कहा जाता है। अनेमा मतलब ऐसे प्राणी जिनका रक्त लाल न हो, ऐसे प्राणी जिनका रक्त लाल न हो उन्हें अनेमा कहा जाता है। और ऐसे प्राणी जिनके रक्त लाल होते हैं उन्हें इनेमा कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने जानवरों को आवास के आधार पर जली, हवाई, स्थलीय और पौधों को तनों के प्रकार और जीवन अवधि के आधार पर क्या किया था, उन्होंने जैसे जड़ी बूटी हो गया, ठीक है, जड़ी बूटी मतलब घास, झाड़ियां, वृक्षों के क्या आधार पर क्या किया था, उन्होंने इसको वर्गीकृत कर दिया था। क्या किया था उन्होंने, इसे शाखी पौधे, फिर इसका झाड़ी पौधे, फिर इसका उन्होंने पेड़ मतलब वृक्षों में क्या किया था, उन्होंने विभाजित कर दिया था। ठीक है, फिर इसका जब जीवों का वर्गीकरण किया गया तो समय समय पर जीवों के वर्गीकरण की अलग अलग क्या होती हैं, प्रणालियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो क्या होता है, जीवों का वर्गीकरण समय समय पर जीवों के वर्गीकरण की अलग अलग क्या होती है, प्रणालियां प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, जैसे कार्य जिसे कैरोलस लिनियस से 1758 ईस्वी में क्या किया था उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी, उन्होंने क्या किया था, 1758 ईस्वी में सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक को क्या कहते हैं, उन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था, जिसे यहाँ पे हम दो जगत को बांटे, जिसे पादप जगत और जंतु जगत। ठीक है, और जैसे पादप जगत आते हैं तो पादप जगत क्या होते हैं, यह स्वपोषी प्राणी होते हैं और एक ही स्थान पे क्या होते हैं, ये स्थिर होते हैं। जैसे हमारे जैसे शैवाल और कवक और क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अतः जंतु जगत, तो जंतु जगत का मतलब जैसे विषम पोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होंगे, और स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। याद रखना, स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और विषम पोषी मतलब जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। गतिशील जीव मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ये जा सकते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े और स्तनधारी प्राणियों की बात हो रही है। ठीक है, स्तनधारी और हम प्राणियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं क्या, किंगडम मतलब कि प्राणियों के साम्राज्य को क्या हम बांटते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम आते हैं साम्राज्य आते हैं, तो जो प्राणी के साम्राज्य होते हैं इनको क्या है, इनको हम 5 भागों में बांटते हैं।
तो 5 भागों में पहला क्या होता है? पहला होता है मोनेरा होता है। क्या होता है? पहला पहला मोनेरा होता है, और दूसरा होता है प्रोटिस्टा होगा। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा कवक जगत होगा। क्या होगा? कवक जगत होगा। फिर इसके बाद कौन सा होगा? इसका होगा पादप जगत होगा। इसके बाद फिर क्या होगा? इसके बाद होगा जंतु जगत होगा। क्या होगा? जंतु जगत होगा। ठीक है, तो जो पादप जगत होता है, पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा, इसके बाद जिम्नोस्पर्म, फिर इसके बाद एंजियोस्पर्म है। ठीक है, तो पादप जगत कितने भागों में बांटा गया? पादप जगत को 5 भागों में बांटा गया। पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, और तीसरा टेरिडोफाइटा, चौथा जिम्नोस्पर्म, फिर पांचवा क्या है? एंजियोस्पर्म। इनको 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, फिर जो जंतु जगत है, तो जंतु जगत को कितने भागों में बांटा गया? अनेकों भागों में बांटा गया। पहला क्या है? पहला इनका है पोरीफेरा है, दूसरा सिलेंटेटा है, इसके बाद एस्केलमेंथिस है, फिर इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस है, फिर इसके बाद एनिलिडा है, फिर इसके बाद आर्थ्रोपोडा है, इसके बाद मोलस्का है, फिर इसके बाद इकाइनोडर्मेटा है, फिर इसके बाद हेमिकार्डेटा है, फिर इसके बाद कार्डेटा है। मतलब पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतने भागों में इसको क्या है? जंतु जगत को डिवाइड किया गया है। फिर इसका कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया। कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया। इसे मत्स्य वर्ग, ठीक है, क्या हो गया? मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। तो कार्डेटा कितने भागों में बांटा गया? हम बांट सकते हैं कार्डेटा को 5 भागों में। कार्डेटा कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा मत्स्य वर्ग, दूसरा उभयचर वर्ग, ठीक है, फिर इसके बाद सरीसृप वर्ग, फिर इसके बाद पक्षी वर्ग, फिर इसके बाद स्तनधारी वर्ग। ठीक है, तो कार्डेटा कितने भागों में बांटा गया? कार्डेटा को 5 भागों में बांटा गया। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ठीक है, इन 5 भागों में बांटा गया है। अब मत्स्य वर्ग को 2 भागों में बांटा गया। पहला है कांड्रीकिथिस और दूसरा क्या है? दूसरा है ओस्टिकिथिस है। ठीक है, तो जो प्राणी साम्राज्य था, तो प्राणी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा। कि किसके में बांटा था? रॉबर्ट व्हिटेकर ने इसको 5 भागों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत, इसमें बांटा। जो पादप जगत था इसको 5 भागों में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर जंतु जगत को 10 भागों में बांटा गया। पोरीफेरा, सिलेंटेटा, एस्केलमेंथिस, प्लेटीहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ठीक है, फिर कार्डेटा कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। ठीक है, फिर मत्स्य वर्ग को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कांड्रीकिथिस और
पौष्टिक चीज, ठीक है। इनके भागों में क्या है, इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें क्या होते हैं, इनकी अनेकों सीमाओं में क्या इनको पृथककृत किया गया है, ठीक है। जैसे यह प्रणाली की आधारभूत थी, लेकिन इसे 5 किंगडम सिस्टम जैसे उत्पन्न मॉडलों द्वारा क्या प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। और सबसे खास बात है कि जो अर्नेस्ट हेकल थे 1866 ईस्वी में, अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में जीवन की परिभाषा दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवन से संबंधित परिभाषा दिया था। इन्होंने बोला था कि जीवन क्या है, जीवन एक जीव द्रव्य की सुसंगठित मात्रा है, ठीक है। और साथ साथ अर्नेस्ट हेकल ने क्या किया था, परिशिष्टता को क्या कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको परिभाषित किया था, ठीक है। 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने 2 जगत प्रणाली की सुविधाओं को संबोधित करने के लिए वर्गीकरण की 3 जगत प्रणाली प्रस्तावित की थी। इसने एक तीसरे जगत परिशिष्टता की शुरुआत की, जिसमें उन सूक्ष्म जीवों को शामिल किया गया है जो प्लांट और एनिमलिया में क्या होते हैं, फिट नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांट, एनिमलिया और प्रोटिस्टा, मतलब कि पादप जगत, जंतु जगत और प्रोटिस्टा, ठीक है। जो पादप जगत है तो बहुकोषीय स्वकोषीय होते हैं, और जो जंतु जगत होता है बहुकोषीय विषमकोषीय होते हैं। और प्रोटिस्टा क्या होता है, यह कोषीय और बहुकोषीय होता है, जैसे अमीबा, शैवाल और स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पादप हो गया और यहाँ पे जंतु हो गया, ठीक है। और सबसे खास बात इनकी जो सीमाएं होती हैं, तो प्रोटिस्टा में अलग अलग कोशिका संरचना वाले जीव जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक साथ समूहीकृत किया गया है। कवक को उनकी अनूठी विशेषताओं के बावजूद भी प्लांट के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। मतलब कि जो कवक होते हैं ना, तो कवक को यहाँ पे क्या है, अभी तक यहाँ पे क्या है, इन्हें पौधे के समान को रखा गया है। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक जो उनकी स्थिति दिखाई देती है और पौधे की समान ही दिखाई देती है, जो मशरूम या कुकुरमुत्ता के नाम से आप जानते हैं, ठीक। अभी तक उनको यहाँ रखा गया है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उनको अलग किया जाएगा, ठीक है। फिर आते क्या है, इनकी हम प्रणाली पढ़ते हैं। प्रणाली जैसे क्या, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत और क्या है, हम जंतु जगत पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो मोनेरा होता है इसे जीवाणु पढ़ना है, और प्रोटिस्टा मतलब कि अमीबा या इग्लिना, पैरामीशियम ये पढ़ना है, और प्लांट में पेड़ पौधा पढ़ना है, और जंतु में क्या है, हमें जंतु जगत पढ़ना है, ठीक है। तो जो हमें जो जंतु जगत होते हैं, तो इसमें क्या है, चलिए हम पढ़ते हुए आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो रॉबर्ट विटेकर थे, उन्होंने जो 5 समाज बनाया था कितने सन में, 1969 में। तो रॉबर्ट विटेकर ने 1969 ईस्वी में क्या किया था, उन्होंने प्राणी समाज को क्या किया था, उन्होंने 5 भागों में उन्होंने बांटा था। इनका बांटने का जो प्रक्रिया था, जो आर.एस. विटेकर ने जो प्राणी के समूहों को बांटा था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बांटा था उनके पोषण के हिसाब से, ठीक है, शारीरिक संरचना के हिसाब से, स्वभाव के हिसाब से, ठीक है, उत्तक संगठन के हिसाब से, भोजन के हिसाब से, इन प्राणियों के हिसाब से क्या कहते हैं, उन्होंने उसको बांट दिया था। तो जिसे बांटा था, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत, उन्होंने क्या किया था, उसको बांट दिया था। मतलब कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और जंतु जगत, उन्होंने क्या किया था, उसको बांट दिया था, ठीक है। चलिए आते हैं जंतु जगत आते हैं, ठीक है। तो जंतु जगत में क्या होते हैं, तो जंतु जगत में सबसे खास बात है, इसमें जंतु आते हैं। पादप जगत में आते हैं, तो पादप जगत सभी पेड़ पौधा पढ़ना है। कवक जगत आते हैं, तो कवक जगत में क्या है, सभी प्रकार के कवक हो गया, जैसे हम बात करें, जैसे मशरूम हो गया, एगेरिकस हो गया, एस्परजिलस हो गया, ग्रीन मोल्ड हो गया, ईस्ट हो गया, सब पाया जाएगा। फिर इसके बाद हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, तो प्रोटिस्टा अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना सब आ जाएगा। अब मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत जो हमारे पास है, तो इसमें क्या जाएंगे, सभी प्रकार के क्या रहते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणुओं को क्या किया गया, इसमें रखा गया है, ठीक है। तीसरे में आते क्या है, हम पहले पढ़ेंगे मोनेरा जगत पढ़ेंगे। तो मोनेरा जगत में पढ़ना है, मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोटिक जगत का एक प्राणी है, ठीक है। ये क्या, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, ये क्या होगा, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, और वे प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात है कि इनकी जो कोशिका भित्ति होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, अर्थात ये पेप्टिडोग्लाइकान्स की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति कैसी होगी, पेप्टिडोग्लाइकान्स की होती है।
और ये स्वपोषी और परपोषी, ये दोनों प्रकार के क्या होते हैं, ये पोषण को दर्शाते हैं। और ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, मतलब गंदे पदार्थों से भी क्या करते हैं, अपने पोषण को ये प्राप्त कर लेते हैं। अब मुन्ना जगत को बताया गया, तो मुन्ना जगत को 3 भागों में बांटा गया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कहा गया है। आर्ची बैक्टीरिया मतलब जो पुरानी बैक्टीरिया थी। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया से गर्म झरनों, फिर इसके बाद नमक वाले पानी, दलदल स्थानों और कठोर वातावरण में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। लेकिन ये सूक्ष्म प्राणी होते हैं और सबसे प्राचीन जीव के नाम से भी क्या होते हैं, ये जाने जाते हैं। ठीक है, और इनकी कोशिका भित्ति संरचना क्या होती है, उन सभी प्राणियों से क्या होती है, ये अलग होते हैं। और ये वातावरण के अनुसार अपनी संरचना को बदलने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। सबसे खास बात है कि आर्की बैक्टीरिया का यही विशेष नेचर था। इसका आर्की बैक्टीरिया का एक विशेष नेचर था कि वातावरण के हिसाब से ये अपने शरीर की संरचना को भी क्या करते हैं, ये बदलने में सक्षम होते हैं। आर्की बैक्टीरिया वातावरण के हिसाब से अपनी संरचना को बदलने में क्या होते हैं, ये सक्षम होते हैं। ठीक है, और ये जीवाणु पोषण के क्या होते हैं, स्वपोषी मोड पर क्या होते हैं, ये उपयोग कर लेते हैं। और सबसे खास बात, इनका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है क्या होता है, वो आरएनए होती है। क्या होती है, आनुवंशिक पदार्थ इनका आरएनए होता है। ठीक है, फिर आते हैं यू बैक्टीरिया आते हैं। तो यू बैक्टीरिया क्या होता है, ये सबसे सूक्ष्म प्राणी होते हैं। और सबसे खास बात, इनकी इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकांस की बनी होती है। क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकांस से बना होता है। ठीक है, और ये सुविधा अनुसार ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में ये रोग भी उत्पन्न करते हैं, या इनका क्या होता है, इनका आर्थिक महत्व भी पाई जाती है। आर्थिक महत्व होता क्या है, ये उपयोगी भी होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्लास्ट्रीडियम हो गया, राइजोबियम हो गया। ठीक है, ये इनका उपयोग होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया होता है, तो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये प्राचीन बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्या होते हैं, ये प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं। ये आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं, ये अक्सर क्या होते हैं, जैसे झील हो गया, नदियां हो गया, महासागरों हो गया, इनमें पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन, सबसे खास बात इनका क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। किसमें सहायक होंगे, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे एनाबेना हो गया, नास्टाक हो गया, फिर इसका स्पारुलिना हो गया। ठीक है, ये सब इसमें आते हैं। फिर आते हैं प्रोटिस्टा जगत आते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, सबसे खास बात यह है कि इसका जो परिभाषा सबसे पहले किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक इसकी सबसे पहले क्या है, इसकी परिभाषा दिया था। ऐसे बताया गया था कि जो प्राणी होते हैं प्रोटिस्टा में, ये क्या होते हैं, गमनशील होते हैं तो मैक्सिमम एक कोशिकीय होते हैं। जो प्रोटिस्टा होता है या मुख्यतः क्या होते हैं, मुख्यतः ये कोशिकीय प्राणी होते हैं। ये गमनशील होते हैं, मतलब कि गमन करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास जैसे पूर्ण पदार्थ हो सकता है, सीलिया हो सकता है, फ्लैजिला हो सकता है, ये सब चीजें पाई जाती हैं। और इनमें भोजन के पाचन के लिए किसी विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें जो भोजन रिक्तिकाएं होती हैं वही क्या करती हैं, भोजन के पाचन में सहायक होती है। इनमें जो भोजन रिक्तिकाएं होती हैं यह भोजन के पाचन में क्या होती हैं, वो सहायक होती हैं। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि इनके जो पूर्वज होते हैं ना, काफी काल्पनिक बने होते थे। ठीक है, और जब किसी एक कोशिकीय प्राणी से अर्थात प्रोटिस्टा के शरीर से जब जीवद्रव कोशिका झिल्ली को तोड़ करके बाहर निकल जाता हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पेरिजोनियम कहा जाता है। पेरिजोनियम का मतलब क्या होता है, जब प्रोटिस्टा के शरीर से जीवद्रव तोड़ करके बाहर निकल जाए, मतलब कि जब प्रोटिस्टा के शरीर से उसका जीवद्रव उसके शरीर के आवरण को तोड़ करके और बाहर निकल जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे पेरिजोनियम कहा जाता है। ठीक है, और इनकी विशेषताएं होती है, इनकी विशेषताएं देखा जाए तो विशेषता क्या है, ये जीव मुख्य रूप से जलीय वातावरण, मिट्टी या उच्च नमी वाले क्या है क्षेत्रों में क्या होते देखने को मिलते हैं। और जबकि अधिकांश प्रोटिस्टा प्रजातियां एक कोशिकीय होती है। कुछ जैसे केल्प हो गया, ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कुछ प्रजातियां क्या होती हैं, 100 फीट से भी अधिक होती है, प्रभावशाली ऊंचाई पर क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कि केल्प हो गया, तो केल्प क्या होता है, काफी बड़े बड़े क्या होते हैं, ये पौधों के रूप में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर सभी यूकैरियोटिक की तरह प्रोटिस्टा में भी एक केंद्रक और झिल्ली से बंधे हुए अंग पाए जाते हैं। मतलब इनके पास जो भी क्या अंग पाए जाते हैं, तो अंग के बाहर क्या होती है, एक आवरण पाई जाती है। मतलब इनके पास जो भी अंग होगा ना,
तो अंग के बाहर क्या होता है, एक आवरण पाई जाती है, अंग के बाहर एक आवरण पाई जाती है, ठीक है। और जो प्रोटिस्टा होता है वो पोषण संबंधित रणनीतियों की विशेष श्रेणी का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास ये कोई प्रोटिस्टा है, ठीक है, और जैसे ही इनके पास कोई भोजन इनके पास का दिखाई देता है तो तुरंत क्या करते हैं, ये अपने शरीर के बाहर एक उभार बना लेते हैं। क्या करते हैं, ये उभार बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे बोलते हैं कूट, जैसे कूट पदार्थ कहता है। अब कूट पदार्थ की सहायता से भोजन क्या करते हैं, ये अंतर्ग्रहण कर लेते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद इनमें जो रिक्तिकाएं होती है, भोजन रिक्तिकाएं, वो भोजन के पाचन में क्या जाती हैं, वो सहायक हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रोटिस्टा के बीच सहजीवी संबंध इसे आम है, ठीक है। और उदाहरण के जैसे केल फोबिया, एक बहुकोषीय प्रोटिस्टा अपने घने पत्तों के भीतर शिकारियों से उद्बिलाव को आश्रय प्रदान करता है। बदले में उद्बिलाव समुद्री अर्ची की आबादी को क्या करते हैं, नियंत्रित करने में क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं। मतलब कि अलग प्रकार के क्या होते हैं, प्राणियों को ये आकर्षण करने में भी क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं, ठीक है। फिर इसका प्रोटिस्टा का वर्गीकरण आते हैं। प्रोटिस्टा को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रोटोजोआ, स्लाइम मोल्ड और इसका क्राइसोफाइट्स होते हैं, ठीक है। फिर आगे पढ़ाते हैं क्या, प्रोटोजोआ आते हैं। तो प्रोटोजोआ को क्या है, जो प्रोटोजोआ का ऐतिहासिक नाम क्या था, उससे पशु प्रोटोजोआ के नाम से क्या होता है, इसको जाना जाता था। और सबसे खास बात है कि जो प्राणी होते हैं ये एक कोषीय होते हैं, और कुछ प्राणियों में क्या होता है, इनके पास ये जो कुछ प्राणी होते हैं इनमें क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित क्या होती है, इनमें प्रक्रियाएं भी क्या होती है, इनमें पाई जाती है। जैसे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यूग्लिना की बात कर रहे हैं। तो यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना एक ऐसी प्रोटोजोआ होती है जिसमें स्वयं भोजन बनाने की क्या होती है, अपार क्षमताएं पाई जाती है। इनके पास भोजन बनाने से संबंधित क्या होती है, अपार क्षमताएं पाई जाती है, अर्थात ये अपने भोजन निर्माण क्या कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास पैरामीशियम है, क्या है हमारे पास, ये पैरामीशियम होता है। तो पैरामीशियम में के पास इनके पास क्या होता है, ओवरऑल ग्रुप्स होता है, मतलब कि ये असक्त मुख होता है, और इसी की सहायता से क्या करते हैं, भोजन के अंतःकरण में सहायक होते हैं। और इनके पास ये जो भोजन रिक्तिकाएं होती हैं, ये वाला भाग जो भोजन रिक्तिकाएं होती हैं, तो ये भोजन के पाचन में क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। और जो पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम को क्या है, जंतु जगत का स्लीपर मतलब चप्पल के नाम से जाना जाता है। पैरामीशियम को जंतु जगत का स्लीपर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब प्रोटोजोआ का क्या है, 4 भागों में क्या है, उसको बांटा जा सकता है। पहला क्या है, अमीबी प्रोटोजोआ है, दूसरा क्या है, कसाबिकी प्रोटोजोआ है, फिर इसका सीलिएटेड प्रोटोजोआ है, फिर इसके बाद स्पोरोजोआंस होते हैं, ठीक है। अमीबी प्रोटोजोआ में होता क्या है, ज्यादातर ताजे या खारे पानी की जलाशयों में पाए जाते हैं। उनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जो उनके आकार को बदलने और भोजन को पकड़ने और निगलने में क्या होते हैं, उनमें मदद करता है। जैसे किसकी बात करें, जैसे हम अमीबा की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं कसाबिकी प्रोटोजोआ आते हैं। तो कसाबिकी प्रोटोजोआ क्या होता है, जैसे क्या इस समूह के सदस्यों में क्या फ्लैजेला पाया जाता है, मतलब कि कूट पदार्थ पाए जाते हैं, जो उनको चलने फिरने में क्या होते हैं, वो सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। फिर इसका सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, तो उनके शरीर पर सीलिया पाया जाता है, जो उनके क्या होते हैं, फिसलने चलने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे हम पैरामीशियम मतलब कि एक हम चप्पल या के स्लीपरी प्रोटोजोआ की हम बात कर रहे हैं। तो स्पोरोजोआंस का मतलब क्या होता है, इन जीवों को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके क्या जीवन चक्र में बीजाणु और अवस्था पाई जाती है, बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। उदाहरण के लिए क्या, जैसे मलेरिया और क्या प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया परजीवी हो गया और प्लाज्मोडियम, ये क्या होता है, इनमें बीजाणु अवस्था पाई जाती है। बीजाणु में होता क्या है, काफी सूक्ष्म संरचना होती है, जो नए प्रकार के प्राणियों के विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या, स्लाइम मोल्ड आते हैं। तो स्लाइम मोल्ड क्या था, स्लाइम मोल्ड ऐसे जीव होते हैं जो मुख्य रूप से सैप्रोफाइट्स के रूप में क्या होते हैं, ये जीवित होते हैं, ठीक है, जो मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्रदान करेंगे। इन जीवों में आमतौर पर उनकी कोशिकी संरचना के भीतर कई केंद्रक होते हैं, क्या होंगे, कई केंद्रक पाए जाएंगे। और स्लाइम मोल्ड की इस विशिष्ट
विशेषता स्लाइमोडियम नामक समुच्चय का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं, जो कभी कभी अपने आकार के कारण नंगी आंखों से क्या होते हैं, ये दिखाई दे जाते हैं। जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये क्या होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं और इतने बड़े होते हैं कि नंगी आंखों से क्या होता है, इन्हें देखा जा सकता है। ठीक है, और इसमें आते हैं क्राइस्टोफाइट्स आते हैं। तो क्राइस्टोफाइट्स क्या था, प्रोटिस्टा जगत से संबंधित ये जीव एक विशिष्ट विविध श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपनी प्रकाश संश्लेषी प्रकृति और मीठे पानी के स्रोतों या समुद्री वातावरण में मौजूदगी के कारण पहचाने जाते हैं। ठीक, इनकी जो पहचान क्या होती है, तो मीठे पानी के स्रोत में क्या होते हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर एकल कोशिका या बहुकोशिकीय जीवों के रूप में क्या होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है, सिलिका से बने हुए निकाय क्या होते हैं, काफी ये कठोर हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, काफी कठोर हो जाते हैं और इन्हें समुद्री मोती के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, इसमें से डायटम हिंदी में आते हैं, क्या आते हैं, इसमें डायटम्स आता है। क्यों, क्योंकि इनमें जो सिलिका नहीं होता है, सिलिका की मात्रा ज्यादा स्टोर हो जाने से इनकी शरीर क्या रहती है, काफी कठोर हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं डायनोफ्लेजिएट्स आते हैं। तो डायनोफ्लेजिएट्स जहाँ पे पाए जाते हैं ना, तो वहाँ का पानी क्या रहता है, जहरीला जाता है और इनके पास फ्लैजेला इनके पास 2 पाई जाती है। इनके पास जो कुल पदार्थ होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। और सबसे खास बात ये होता है कि ये क्या होते हैं, जहाँ पे प्रेजेंट होंगे ये वहाँ की पानी क्या जाती है, जहरीली हो जाती है। क्या जाती है, वहाँ की पानी जहरीली हो जाती है। ठीक है, और इसका यूलिनाइट्स होता है। तो यूलिनाइट्स ये ऐसे प्राणी होते हैं जिनका संपूर्ण शरीर क्या होता है, पैलिकल नामक आवरण से होता है। जो बाहर की जो परत होती है क्या होती है, ये पैलिकल नामक आवरण होती है। ठीक है, ये जो बाहर की परत होती है क्या होगी, ये पैलिकल नामक आवरण होता है, जो इसको बॉडी को कहते हैं चारों तरफ से ये सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इनमें दीर्घाकार एक केंद्रक पाई जाती है और इनके पास एक आई स्पॉट होता है, मतलब आइस की एक परत होती है, लेकिन इनमें दिखाई नहीं देता है। और इनमें क्या होता है, इनमें पराली पाए जाते हैं जो इनके भोजन बनाने में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम आते हैं कवक जगत आते हैं। सबसे खास बात है कि जो कवक जगत होता है जिससे इसे फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें सेप्रोफाइट्स के नाम से भी जाना, मतलब मृतोपजीवी प्राणी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि कवक जगत के प्राणियों को मृतोपजीवी जगत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मृतोपजीवी के नाम से ये जाने जाते हैं। और सबसे खास बात है कि ये जो प्राणी होते हैं ये क्या होते हैं, ये काफी विचित्र प्राणी होते हैं। मतलब कि जब वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है तो वर्षा ऋतु में क्या होते हैं, अधिक की संख्या में देखने को मिलते हैं। किस मौसम देखने को मिलेंगे, ये वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं। और सबसे खास बात है कि छाता के समान ये संरचना में पाए जाते हैं। किस समान संरचना पाए जाएंगे, ये छाता के समान संरचना में देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, और इनमें जो भोजन का संचय होता है रेशे के रूप में होते हैं। ठीक है, मैं इन्हें फाइबर बॉडी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, मतलब ये छायादार नम स्थानों पे क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। मतलब कि जहाँ पे क्या होता है, प्रकाश न हो तो वहाँ पे क्या होते हैं, ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कवक यदि वर्गीकरण देखा जाए तो क्या होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक होता है। ठीक है, अब जैसे मृतोपजीवी आते हैं। तो मृतोपजीवी में होता है कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन, मृतोपजीवी होता है ऐसे प्राणी जो अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों या सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करें, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। मृतोपजीवी मतलब ऐसे प्राणी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते, उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। अब परजीवी में होता है कि ऐसे प्राणी जो अपना भोजन किसी दूसरे प्राणियों पर रह करके प्राप्त करने लगे, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें परजीवी कहा जाता है। और सहजीवी में होता है कि ऐसे प्राणी जो दोनों एक साथ रहकर दोनों लाभान्वित होते हैं, तो उन्हें सहजीवी प्राणी कहना है। कि जहां पर 2 प्राणी एक साथ रह करके अपने जीवन यापन को क्या करें, चलाते रहे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें सहजीवी प्राणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनको क्या है, बीजाणु के निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। मतलब कि जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, मतलब कि बीजाणु निर्माण के आधार पर, मतलब बीजाणु निर्माण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज कहा गया है। ठीक है,
अब बीजाणु निर्माण के आधार पर इनको बांटा गया, जिससे जाइगोमाइसीटीज में क्या होता है, ये संरचना अलग अलग कोशिकाओं के संलयन से बनती है। ठीक है, अलैंगिक बीजाणु जाइगोस्पोर होते हैं, जबकि अलैंगिक बीजाणु क्या होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर होते हैं। हाइफा में क्या होता है, सेप्टा इनमें नहीं पाया जाता है, जैसे हम म्यूकर की बात कर रहे हैं। अब एस्कोमाइसीटीज में क्या होगा, ये संरचनाएं अलग अलग कोशिकाओं के संलयन से बनेगी। लैंगिक बीजाणु जाइगोस्पोर होता है, जबकि अलैंगिक बीजाणु क्या होगा, स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं। इनमें हाइफे में क्या होते हैं, ये सेप्टम नहीं होते हैं। ठीक है, इनका भी उदाहरण क्या है, ये म्यूकर है। ठीक है, फिर आते हैं बैसिडियोमाइसीटीज। तो बैसिडियोमाइसीटीज से आम, मशरूम अक्सर परजीवी के रूप में क्या होते हैं, ये पनपते रहते हैं और क्या होते हैं, ये साथ यौन रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलिडिया बाइंडिंग क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसे हम मशरूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अस्टिलागो की बात कर रहे हैं, फिर इसका पुकिनिया की बात कर रहे हैं, जंग कवक के नाम से क्या होता है, जैसे पुकिनिया का होता है, जंग कवक के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ड्यूटेरोमाइसीटी। ड्यूटेरोमाइसीटी सबसे खास बात यह है कि एक सामान्य कवक प्रजनन से क्या विचलित होते हैं, जिससे यौन प्रजनन की कमी होती है। ये कोनिडिया के माध्यम से अलैंगिक रूप से क्या होते हैं, ये प्रजनन करते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइकोडर्मा हो गया, अल्टरनेरिया हो गया और कोलेट्रो ट्राइकम हो गया। ठीक है, अब आते हैं पादप जगत। आते हैं, सबसे खास बात है कि जो पादप जगत होता है, तो पादप जगत में जो सभी जो पेड़ पौधे होते हैं अपने भोजन निर्माण क्या करते हैं, ये स्वयं करेंगे। पादप जगत में जितने भी प्राणी पाए जाएंगे ये अपने भोजन निर्माण ये स्वयं करेंगे। ठीक है, और साथ साथ इनमें सबसे खास बात है कि इन्हें क्या जाता है, इन्हें स्वपोषी प्राणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पादप जगत को क्या बोलते हैं, पादप जगत को स्वपोषी प्राणी के नाम से जाना जाता है। मतलब पादप जगत क्या होगा, तो पादप जगत को स्वपोषी प्राणी के नाम से जाना जाता है। मतलब अपने भोजन निर्माण क्या कर सकते हैं, ये स्वयं करते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें पराली पाई जाती है, इसे इन्हें स्वपोषी के प्राणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, और एक गतिशील ये नहीं होते हैं। ठीक है, और इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा इनके भोजन का निर्माण होता है। और इसमें लैंगिक जनन एवं कायिक प्रवर्धन दोनों प्रकार के जनन क्या होते हैं इनके पास पाए जाते हैं। और जो पादप जगत होता है इसको 5 भागों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, पहला थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में क्या होता है, तो थैलोफाइटा में ये ऐसे पौधे शामिल होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना क्या होती है, आदिम और सीधी होती है। इनका शरीर सिरे थैलस कहते हैं, तंतु में औपनिवेशिक शाखित या अशाखित हो सकते हैं। उदाहरण में हरे शैवाल, लाल शैवाल और भूरे शैवाल शामिल होते हैं, जैसे कि ओलवाक्स होता है, प्यूकस हो सकता है, स्पाइरो वगैरह, चारा, पारिसिफोनिया और यूलोथिक्स हो सकता है। और सबसे खास बात है थैलोफाइटा में सभी प्रकार के क्या होते हैं, एक काई रखे गए, जो आप नॉर्मल भाषा में जो काई आप जानते हैं। ठीक है, इनको रखा गया है। और ये जो पौधे होते हैं ये क्या होते हैं, थैलस बॉडी होता है। थैलस होता क्या है, ये जो थैलोफाइटा होता है इनकी शरीर थैलस होती है। थैलस मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनमें क्या होता है, जड़ तना एवं पत्ती में इनको बांटा न जा सके। मतलब ऐसा समूह जिसको जड़ तना एवं पत्ती में विभेदित न किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे, उसे थैलोफाइटा कहा जाएगा। और इसमें संवहन तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है। मतलब इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, इनमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे, तो इनमें संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। क्या होता है, थैलोफाइटा में संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है। और सबसे खास बात है कि इनकी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। थैलस मतलब इनमें जड़ तना पत्ती इनमें विभेदन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये छायादार एवं न वाले स्थानों पर ये देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइटा आते हैं। तो सबसे खास बात है ब्रायोफाइटा जो होता है ये पादप जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह किसको मानते हैं, तो ब्रायोफाइटा को मानते हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। लेकिन इनकी भी बॉडी कैसी होती है, थैलस होती है। मतलब इनको भी जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं किया जा सकता है। और इनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, ये पत्ती के समान संरचना में पाए जाते हैं। किसके समान संरचना पाए जाएंगे, ये पत्ती के समान संरचना में
ये पाए जाते हैं। और सबसे खास बात है कि इनमें जो संवहन तंत्र मतलब जाइलम फ्लोएम इनमें अनुपस्थित होता है। ठीक है, और इन्हें पादप जगत का उभयचर के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इन्हें? पादप जगत का इन्हें उभयचर कहा जाता है। ठीक है, और इनमें जैसे हार्ट वर्ट हो गया, लिवर वर्ट हो गया, ये सब चीजें क्या होती है इनमें शामिल होती हैं। फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स आते हैं। तो टेरिडोफाइट्स क्या होता है? पादप जगत के इन्हें सांप या झाड़ी कहा जाता है। इन्हें टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सांप या झाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे खास बात ये होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जड़ तना पत्ती में इनको आसानी से क्या है इन्हें विभेदित किया जा सकता है। इनमें क्या होता है? संवहन तंत्र भी क्या होता है इनमें बनने लगते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात है कि जो हमने ब्रायोफाइटा तो पढ़ा था, तो ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं? लाल शैवाल हो गया, ये सब चीजें क्या होती हैं इनमें चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं जिम्नोस्पर्म आते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में सबसे खास बात ये होता है कि पौधे क्या होते हैं जिसमें क्या होता है डायनासोर पाए जाते थे। जिसमें क्या पाए जाते थे? डायनासोर पाए जाते थे। उसमें पौधे क्या होते थे? अधिक विकसित हुआ करते थे। जिसमें डायनासोर पाए जाते थे तो उसमें क्या होता था? एक जिम्नोस्पर्म के पौधे काफी विकसित हुआ करते थे। और जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम भी पाया जाता है। मतलब कि लघु बीजाणुधनी और गुरु बीजाणुधनी दोनों पाए जाते हैं। मतलब कि जिम्नोस्पर्म में ही लघु बीजाणुधनी और गुरु बीजाणुधनी ये दोनों पाए जाते हैं। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? लघु बीजाणुधनी और गुरु बीजाणुधनी दोनों पाए जाएंगे। और इनके पास विश्व का सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है। ठीक है, और इन्हीं के पास जो पाइनस पौधा नहीं है तो पाइनस पौधा से चिलगोजा नामक एक फल प्राप्त होती है। ठीक है, जो काफी कास्टली और क्या होता है काफी पोषक युक्त होते हैं। ठीक है, और साथ साथ जिम्नोस्पर्म ही एक ऐसा क्या है ऐसा जगत है जिसमें अंडाशय अनुपस्थित होता है। मतलब कि बिना अंडाशय के द्वारा इसमें फल का निर्माण जाता है। मतलब इनमें अंडाशय नहीं पाए जाते हैं। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? सजावटी पौधों के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म को सजावटी पौधा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाएगा? सजावटी पौधे के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं इनमें चाहे नर पुष्प के चाहे मादा पुष्प के एक भी पौधे पा सकते हैं, अलग अलग पौधे पे भी ये देखने को मिलते हैं। और सबसे खास बात है जो हमने जिम्नोस्पर्म पढ़ा था, जिम्नोस्पर्म में जो भी पौधे मिलेंगे एक लिंगी पौधे मिलेंगे। मतलब कि एक पौधा पे एक ही नर जन्म पाएगा। जैसे साइकस और पाइनस हो गया, तो इनका नर पौधा और मादा पौधा दोनों अलग अलग पौधों पे क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? इन्हें पुष्पी वाला जगत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनमें सभी तंत्र जो भी आपके दिमाग में पेड़ पौधों के बारे में जानकारी है आप सारा चीज में क्या एंजियोस्पर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम जंतु जगत आते हैं। तो जंतु जगत का मतलब होता है क्या है? कैसे प्राणी होते हैं जो क्या होते हैं जिनमें रक्त परिसंचरण के माध्यम से पोषक पदार्थों का आदान प्रदान हो। और साथ साथ क्या करेंगे? ये परपोषी प्राणी होते हैं। मतलब अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? किसी दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं। और इनके कोशिका के बाहर क्या पाई जाती है? प्लाज्मा झिल्ली का आवरण पाया जाता है। ठीक है, इनकी विशेषता ये होती है कि अपने पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और साथ साथ क्या होता है इनमें लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ये पादप जगत है, ये जंतु जगत है। ठीक है, पादप जगत समाप्त होता है। अब हम पढ़ना क्या? हमें जंतु जगत पढ़ना है। तो जंतु जगत में क्या है? ये हमारे पास एक छोटा सा चार्ट है। आप इसको आसानी से क्या इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन एनिमल्स को दो भागों में बांट दिया जाए थी, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट बांट दिया जाए। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स में किसको दो भागों में बांट दीजिए आप? वो वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड की गर्म खून और ठंडा खून। गर्म खून में किसको रखा जाएगा? स्तनधारी प्राणी हो पक्षी में दिया गया। और ठंडे खून में मछली हो गया, सरीसृप हो गया और मेढक हो गया। ठीक है, अनवर्टिब्रेट्स में इनके पास की हड्डी ने इसको दो भागों में बांटे विद जॉइंट, जिनके पैर जुड़े होते हैं, विदाउट लेग, जिनके पास पैर नहीं होते हैं। जिनके पास पैर होते हैं इससे चींटी उटी हो गया, ये सब हो जाएंगे। और विदाउट लेग से वार्म लाइक और नॉन वार्म लाइक, जैसे क्या हो गया? जैसे घोंगा हो गया। ठीक है, घोंगा हो गया, स्नेल हो गया, ओस्टर हो गया, इन चीजों को यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे देखिए हमने अभी बांटा था जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेथियस मेंथिस। ठीक है, फिर इसका निमेटोडा,
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, फिश का मोलस्का, इकार्डियोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा था। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है, हम पढ़ेंगे लाइकेन पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ना है लाइकेन। तो लाइकेन क्या होता है, तो लाइकेन एक ऐसी जगत होती है जो क्या होता है, लाइकेन एक ऐसा जगत होता है जिसमें क्या होता है, सभी क्या है, जीव जंतु क्या होते हैं तो नहीं पाए जाते, लेकिन लाइकेन का मतलब क्या होता है, लाइकेन होता है कि जब कवक और शैवाल दोनों आपस में जुड़ करके अपने भोजन एक दूसरे से क्या करने लगे, साझेदारी करने लगे, तो उसे लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन का मतलब होता है कि जब शैवाल अपना भोजन कवक को देने लगे तो उसे लाइकेन कहलाता है। या ऐसे समझिए कि जब कवक भोजन कहाँ से लेने लगे, शैवालों से प्राप्त करने लगे, जब कवक भोजन शैवालों से प्राप्त करने लगे तो उसे लाइकेन कहलाता है। और लाइकेन क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होते हैं, अपने भोजन का निर्माण ये कर सकते हैं। ठीक है, अरे वायु जो प्रदूषित होता है तो उसके प्रति क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं, वायु के प्रदूषण के प्रति क्या होते हैं, ये अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक है, अब आते हैं वायरस। सबसे खास बात यह होता है कि वायरस आखिर इसको कहा क्यों जाता है कि मृत और सजीव के बीच की कड़ी होती है, क्यों, क्योंकि सबसे खास बात है कि वायरसों में क्या नहीं पाया जाता है, वायरसों में एंजाइम नहीं पाई जाती है, वायरसों में एंजाइम नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाया जाता है, वायरसों में एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो वायरस होते हैं ना, वायरसों में क्या नहीं पाया जाता है, इनमें एंजाइम नहीं पाई जाती है, तो इसलिए क्या होते हैं, ये बेचारे मृत होते हैं, इनमें जैव प्रक्रिया दर्शाया नहीं हो पाता है। और साथ साथ इनके पास क्या होता है, 94% इनके पास क्या होता है, इनके पास प्रोटीन होती है। कितना प्रोटीन होगा, 94% इनके पास प्रोटीन होता है। और इनके पास 6% क्या होता है, इनके पास इनके पास 6% ही खाली इनके पास क्या होती है, इनके पास न्यूक्लिक अम्ल होती है। और इनकी खोज किसने किया था, इनकी खोज किसने किया था, इनकी खोज इसकी खोज इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में कहां से किया था, तंबाकू के पौधे से किया था। कहां से किया था, तंबाकू के पौधे से इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 ईस्वी में इसकी खोज किया था। और जो वायरस होते हैं, वायरस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है जूफैगनी, फिर दूसरा होता है फाइटोफैगनी, फिर एक होता है फैगनी होता है। क्या होता है, फैगनी होती है। तो वायरस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का, जूफैगनी, फाइटोफैगनी और फैगनी होता है। तो वायरस या विषाणु कितने प्रकार के होते हैं, वायरस या विषाणु ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, जूफैगनी, फाइटोफैगनी और फैगनी। जूफैगनी मतलब ऐसे वायरस जो जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे वायरस जो रोग जंतुओं में उत्पन्न करेंगे उन्हें जूफैगनी कहा जाएगा। अब फाइटोफैगनी मतलब ऐसे विषाणु जो पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, और फैगनी मतलब ऐसे विषाणु जो अपने ही जाति में क्या करें, रोग उत्पन्न करें, या जीवाणुओं में रोग उत्पन्न करते उन्हें फैगनी नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज किसने किया था, इवानोव्स्की नामक वैज्ञानिक ने 1892 में कहां से किया था, तंबाकू के पौधे से किया था। ठीक है, और इनमें एंजाइम न पाई जाने के कारण क्या कहा गया, इन्हें मृत कहा गया। मतलब इनमें कोई भी जैविक प्रतिक्रियाएं जब वातावरण से बाहर होती है इनमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और इनमें 94% प्रोटीन पाया जाता है और 6% न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, और वायरस को जीवित माना जाता है। जीवित इसलिए माना जाता है क्यों, क्योंकि इनमें आनुवंशिक सामग्री का जैसे डीएनए, आरएनए हो सकता है। इनके बाहर क्या पाए जाते हैं, एक कैप्सिड का क्या है, आवरण पाई जाती है। ठीक है, और सबसे खास बात है जब किसी जीवित प्राणी में प्रवेश करते हैं तो वहां से क्या करते हैं, ये पोषण को लेने लगते हैं। और निर्जीव इसलिए कहा गया क्योंकि वातावरण से बाहर आते हैं तो अपने कार्यात्मक शक्ति को क्या करते हैं, ये समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं वायराइड्स आते हैं। तो वायराइड्स की खोज किसने किया था, टीओडाइना नामक वैज्ञानिक 1971 में किया था। टीओडाइना नामक वैज्ञानिक ने 1971 में क्या किया था, वायराइड्स की खोज किया था। ये प्रोटीन के एक टूटे हुए क्या होते हैं, एक त्रुटिपूर्ण कण होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन के त्रुटिपूर्ण एक कण होते हैं जो क्या करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी खोज कहाँ से किया गया था, आलू से इनकी क्या, इनकी खोज किया गया था।
ठीक है। और ये बहुत सारे क्या है, ये रोगों को क्या करते हैं, तो उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और वायरस की सबसे विशेष विशेषता है, वायरस में केवल आरएनए होता है, जो वायरस की तरह प्रोटीन की किसी भी परत द्वारा क्या होते हैं, संरक्षित नहीं होता है। ठीक है। ये केवल क्या होते हैं, पौधों को संक्रमित करते हैं, जैसे आलू स्पिंडल कंद रोग हो गया। ठीक है। और क्या होते हैं, ये वायरस की संरचना कभी कभी क्या होती है, समान नहीं होती है। ठीक है। और ये प्रजनन के लिए क्या होते हैं, किसी दूसरे प्राणी को क्या करते हैं, ये संक्रमित कर देते हैं। मतलब कि अपना प्रजनन करना होगा, किसी दूसरे प्राणी को क्या करते हैं, ये संक्रमित कर देते हैं। क्या करेंगे, दूसरे प्राणियों को ये संक्रमित कर देते हैं। ठीक है। तो ये क्या था, ये वायरस की क्या थी, ये विशेषता थी। ठीक है।